हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपकी क्लास 10th का एक चैप्टर है, जिसके बेसिस पे हमने बहुत सारे वीडियोस कर चुके हैं ऑलरेडी और ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए और उनसे रिलेटेड हर वैरायटी का क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हम कवर करने वाले हैं वो है आपका सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसका मतलब क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। किसी भी चीज को हमें पढ़ने से पहले हमें दो चीजें पता होना चाहिए। पहला, हमें उसकी जरूरत क्यों पड़ी, और दूसरा कि हमने कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज किए, कौन से फॉर्मूला यूज किया या फिर कौन सी टेक्निक यूज करी जिससे हमने उस चीज को फाइंड आउट किया। तो हम देख लेते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स। मतलब बात कर रहा है किसी चीज को सिलेक्ट करने की। यहाँ पे बात हो रही है सिलेक्शन की। अब आपको पता है कि जब हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है, वहां हमने पढ़ा है कि हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है वो एक सीक्वेंस होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। मतलब अगर आपकी कोई भी एपी है, हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी भी कहते हैं। अगर मान लो आपकी एपी है तो हम उसकी टर्म्स को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। हम इस तरीके से हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक तरीका है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करने का। जहां पर ए जो है वो है आपकी फर्स्ट टर्म, डी है आपका कॉमन डिफरेंस, ये डी जो है वो है आपका कॉमन डिफरेंस, और ये डी हर टर्म के बीच का सेम होता है। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। मतलब फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस होगा आपका सेकंड एंड थर्ड के बीच में, वही डिफरेंस होगा आपका थर्ड एंड फोर्थ टर्म के बीच में। तो हमें ये पता है कि हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें हमारे दो वेरिएबल होते हैं। एक होता है हमारी फर्स्ट टर्म ए, जहां से हमारी टर्म स्टार्ट होती है, और दूसरा होता है हमारा वो कॉमन डिफरेंस जिसको ऐड करने पे हमारी नेक्स्ट टर्म मिलती है एंड कंटिन्यू प्रोसेस में हमारा चलता जाती है वो प्रोग्रेशन। अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि हमारे यहाँ पर दो वेरिएबल्स होते हैं, ए एंड डी, ये दो वेरिएबल्स हैं। मान लो अगर हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया जाए जहां पर हमें ये दो वेरिएबल्स को यूज करते हुए इनकी वैल्यूज फाइंड करनी हो, दो इक्वेशंस बन रही हो, और अगर उस प्रोसेस को, उस क्वेश्चन को सिंपल करना हो और भी सिंपल करना हो, तब हम टर्म्स को किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। ये है हमारा सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स। क्योंकि हम इस चीज को यूज करके ए प्लस डी, ए प्लस 2d इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे शायद हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। जैसे आपको बोला गया हो आपके पास कि आपको 3 टर्म्स हैं, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपसे बोला जाए कि 3 टर्म्स हैं। अब वो 3 टर्म्स किस तरीके से हों, मान लो उनका एडिशन आपको दिया गया हो कि इनका एडिशन इतना है, मल्टीप्लीकेशन कुछ और है। आप बोल सकते हैं कि हमारी जो 3 टर्म्स होंगी वो होगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अगर इनको ऐड करना हो तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। अगर इन तीनों टर्म्स को जब ऐड करेंगे तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a प्लस 4d। अब आप देखिए कि हमारे पास एक लंबी चौड़ी सी टर्म आ गई 3a प्लस 4d। और मान लो अगर हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना हो तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो अब देखिए एक थोड़ा सा आपके पास कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ गई। इससे क्या हो रहा है, आपका जो कैलकुलेशन है वो टफ हो जाएगी। ये तो बहुत छोटा सा लग रहा है आपको, लेकिन हो सकता है आपको यहाँ पर जो वैल्यू हो, इनकी एडिशन की वैल्यू या मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू इतनी ज्यादा हो कि आपको एक प्रोसेस करने में ही आपको बहुत टाइम लग जाए। इसलिए हम है ना क्या करते हैं, टर्म्स को बहुत स्मार्टली सिलेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। चलो देख लेते हैं कैसे। आपको पता है कि एपी में मिनिमम 3 टर्म्स होनी चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि वो एपी है। क्यों?
अगर उसमें 2 टर्म है तो कॉमन डिफरेंस से कैसे पता चलेगा? मान लो 1 और 4। अब आप ये बोल सकते हैं ये AP है? नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके कॉमन डिफरेंस जो हो गया आपका, इसका जो डिफरेंस है वो हो गया आपका 4 - 1 = 3। लेकिन आपको ये थोड़ी पता है कि आगे वाली जो टर्म्स हैं या कुछ है उसका भी डिफरेंस इतना ही है। हाँ, अगर 1, 4 और उसके बाद फिर 7 अगर ये दिया गया है तो आप बोल सकते हैं कि ये AP में है, क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है 4 - 1 भी 3 है और 7 - 4 भी 3 है। तो इसलिए हमारी जो मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स हैं AP के लिए वो 3 है। अब चलिए हम मान लेते हैं हमारी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 3 है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारी 3 है तो हम किस तरीके से हमारी AP को सिलेक्ट करेंगे, उनकी टर्म्स को, जिससे हमारे दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस भी सेम रहे और कैलकुलेशन भी इजी हो जाए। आपको मालूम है कि हमारी फर्स्ट टर्म A होती थी, हमारी नेक्स्ट टर्म A + D होती थी, मतलब इन 2 टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है? D। अगर मान लो हम A में से D सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि A + D में से आपने जब A + D में से D सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला आपको? A। हमारा जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? A + D में से A को सब्ट्रैक्ट किया हमने, सॉरी, तो हमारे पास आया D। मतलब इन दोनों टर्म्स को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना आया? हमारे पास आई ये वाली टर्म। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया। अगर इन दोनों को किया, मान लो यहाँ हम मान लेते हैं कि इससे पहले भी कोई एक टर्म है और इस टर्म के बीच का डिफरेंस भी D है, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे A माइनस, वो हमें पता नहीं है कि वो टर्म क्या है, ठीक है, X, इट इज इक्वल्स टू D। हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो D है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A - D इट इज इक्वल्स टू X। ठीक है, मतलब हमारा जो हमने X अज्यूम की थी कि हमारी कोई टर्म है X, तो वो टर्म हमारी आ गई A - D, A + D। अब आप देखिए, हमने इसको फर्स्ट टर्म न मानते हुए मिड टर्म मान लिया, सेकंड टर्म, और हमने मान लिया कि उससे पहले एक टर्म है, इसके बाद एक टर्म है, हमें इसके बाद एक टर्म है। ये तो हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि A + D इस तरीके से हमारी टर्म्स होती हैं, लेकिन इससे पहले भी हम कोई टर्म होती है इस तरीके का हमने नहीं पढ़ा। लेकिन हमें ये पता है कि अगर इससे पहले भी कोई टर्म है जिसे हमने अज्यूम किया हुआ है X, तो अगर वो X है तो A - X इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा D, कॉमन डिफरेंस। तो ये कॉमन डिफरेंस D हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर हमारे पास जो टर्म आई X की वैल्यू वो आई A - D। तो अगर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास A - D, A + D। अब इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस D है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी D है। अगर आपको एडिशन करने के लिए बोला जाएगा तो अगर आप ऐड करेंगे तो देखिए A - D + A + A + D, तो D से D कैंसिल होकर D - D 0 करके आपके पास A की वेरिएबल आएगा 3A, और जिसकी वैल्यू बाई चांस अगर आपको दी गई है तो यहाँ से आप A फाइंड कर सकते हैं। मतलब क्या है कि आपका कैलकुलेशन इजी हो गया। कहाँ, जहां हम पहले अभी जब हम A + D इस तरह के टर्म्स यूज कर रहे थे तो हमारी एडिशन क्या आ रही थी? हमारी एडिशन आ रही थी 3A + 4D। मतलब इतनी बड़ी वैल्यू ना आते हुए सिर्फ हमारी वैल्यू ये आई है। यहाँ से एक वेरिएबल में आने की वजह से हमारी कैलकुलेशन इजी हो गई है। इसलिए हम टर्म्स को बहुत स्मार्टली सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब मान लो अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो, अगर 4 नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हम उसको कैसे करेंगे? अब देखिए, उसके लिए हम क्या करेंगे? हमारी फर्स्ट टर्म A है, सेकंड टर्म हमारी A + D है। अब मान लो हमारी जो थर्ड टर्म है, इससे पहले वाली टर्म कितनी थी? आपको सबको मालूम है कि इससे पहले वाली टर्म हमारी कितनी थी? A - D। 3 टर्म्स के लिए ये था। अब आप कहेंगे 4 टर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं? A + 2D कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन इससे हमें कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो A और D दोनों के फॉर्म में मिलेगी।
जबकि हम चाहते हैं कि हमारी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से हो कि सिर्फ एक ही वेरिएबल के फॉर्म में मिले, लेकिन यहाँ पर हमें दो वेरिएबल्स के फॉर्म में मिल रही है। और अगर इसको ना मानते हुए हम a-2d से स्टार्ट कर दें हमारी टर्म, तो भी हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। तो क्या करेंगे कि हम पैटर्न थोड़ा चेंज करते हैं। मान लेते हैं कि हमारी जो कॉमन टर्म है वो इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे हम a+d, a+2d, a-d। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे हमें जब कोई क्वेश्चन दिया जाता है वहां पे बोला जाता है इवन टर्म्स, ऑड टर्म्स, तो हम इवन टर्म्स और ऑड टर्म्स के लिए एक अलग मेथड यूज करते हैं, एक पैटर्न यूज करते हैं 2n+1, 2n, n+1, इस तरीके की हम एज्यूम करते हैं, टर्म्स को सिलेक्ट करते हैं। सेम प्रोसीजर हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। अब आप देखिए, हमने जो यहाँ पे ये सिलेक्शन किया है a+d, a+2d, a-d, a-2d, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, आप बोलेंगे हाँ चलो हमने ये देखिए a+d मतलब इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस d है, a-2d और a-d इसके बीच का भी कॉमन डिफरेंस d है। बट अगर आप चेक करेंगे तो a-d और a+d इन दोनों टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो 2d आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम इस तरह का पैटर्न भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये भी हम सिलेक्शन में नहीं कर सकते कि a+d, a-d और फिर a+2d, a-2d कर ले। क्यों? क्योंकि हमारी इन दोनों टर्म्स का कॉमन डिफरेंस बाकी की डिफरेंसेस से मैच नहीं कर रहा, जबकि हमारे एपी की कंडीशन होती है कि हर टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये भी नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि यहाँ तो डिफरेंस तो डी जा रहा था, लेकिन हमें ये दो वेरिएबल्स में मिल रहा था, जबकि हमें वैल्यू चाहिए वन वेरिएबल में। ऐड करने के बाद हमारी जो वैल्यू है वो वन वेरिएबल में आनी चाहिए। लेकिन हमें यहाँ से पता चला कि हमारी जो मिडिल टर्म है, ए को छोड़ दो, अगर a+d, a-2d करेंगे, इसका मतलब इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो 2d है। अगर इनके बीच का कॉमन डिफरेंस 2d है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a-d, a+d, मतलब इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है 2d। तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसका डिफरेंस भी 2d होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे a+3d लिखते हैं तो 3d - d कितना हो गया 2d, और अगर हम यहाँ पर a-3d लिखते हैं तो यहाँ का भी कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया 2d, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आया हर टर्म में। तो ये एक तरीका हो गया कि हाँ, अगर हमारी नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, अगर हमारी नंबर ऑफ टर्म्स 4 है तो इस तरीके से हम a-3d, a-d, a+d, a+3d इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा और कि अगर 5 नंबर ऑफ टर्म्स हुई या 6 नंबर ऑफ टर्म्स हुई तो किस तरीके से यूज करेंगे। तो देखिए, एक छोटा सा चार्ट फॉर्म में लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितनी चाहिए, उसके लिए हमने जो टर्म्स को सिलेक्ट किया है वो किस तरीके की टर्म्स है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है। ये है आपका कॉमन डिफरेंस। देखिए, मान लो अगर हमारी नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो ये क्या आ रहा था हमारा a-d, a+d, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना जा रहा है d। अगर हमारा नंबर ऑफ टर्म्स 4 है तो हमने देखा कि हमारी नंबर ऑफ टर्म्स, जो हमारी टर्म्स का सिलेक्शन है वो किस तरीके का था, a-3d, a-d, a+d, a+3d, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस जो था हमारा वो 2d था। अब मान लेते हैं कि हमारी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 5 है। अगर 5 नंबर ऑफ टर्म्स है तो देखिए 3 कितनी है, a+d और a-d, ये तो 3 टर्म्स है। अगर 5 है मतलब 2 और चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है d, तो a+d और a+2d, और यहाँ पर भी एक टर्म लिख सकते हैं a-2d। तो ये 5 टर्म्स हो गई और ये 5 टर्म्स हो गई, और इनको जब ऐड करेंगे तो हमें सिर्फ a के फॉर्म में मिलेगी, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है d। अब मान लेते हैं कि हमारी जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 6 है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 6 है तो देखिए a-d
ए प्लस डी, ए प्लस 3d, और यहाँ पर है हमारा a माइनस 3d। ये है हमारी जब नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 4 थी। अब 6 है, मतलब हमें 2 टर्म्स और चाहिए, लेकिन वो टर्म्स कैसे चाहिए? विथ कॉमन डिफरेंस 2d, क्योंकि हमारा जो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है वो 2d आ रहा है। तो देखिए नेक्स्ट टर्म हो जाएगी a प्लस 5d। क्यों? इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 2d। और यहाँ पर हमारी एक टर्म हो जाएगी a माइनस 5d, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2d हो गया। तो अगर आप ध्यान से अगर देख पा रहे हैं तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। जब जब नंबर ऑफ टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है, जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना है? d। देखिए आप इसको और भी आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं, 7 टर्म्स 9 टर्म्स, तो आपको पता चलेगा कि हर बार कॉमन डिफरेंस d आ रहा है जब हम इस तरह के टर्म्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। जो हमने टर्म्स को सिलेक्ट किया है उस पैटर्न में हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो d आ रहा है जब हमारी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? कॉमन डिफरेंस d आ रहा है। लेकिन वहीं अगर हमारी नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, अगर इवन है हमारी नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो आ रहा है 2d। तो ये थोड़ा सा आप है ना ऑब्जर्व करने वाली चीज है। हम कहते हैं ना कि हम चीज को एनालाइज करते हैं, उसके बाद ही हम कुछ आगे कंक्लूड करते हैं, रिजल्ट्स करते हैं। तो ये हमने जो मेथड फॉलो किया कि हमें जरूरत क्यों थी वो हमने बताया ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। फिर हमने एक मेथड बताया कि हमने इस तरीके से क्यों डिराइव किया, हमने वो टर्म्स क्यों नहीं यूज करी, इसको क्यों यूज किया, ये हमने डिस्कस किया। तो यहाँ से जो हमारा कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि जब भी हम नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती हैं तब हम जो टर्म्स को सिलेक्ट करते हैं वो a माइनस डी, a प्लस डी इस फॉर्म में सिलेक्ट करते हैं जहां हमारा कॉमन डिफरेंस d होता है। दूसरा, जब भी हमारी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती हैं तो हमारी जो मिडिल टर्म होती है वो a होती है, a फिर d डिफरेंस है a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस 2d, a माइनस 2d, ये पैटर्न फॉलो करती है। और जब भी हमारी टर्म्स इवन होती हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस 2d होती है और हमारी वहां पे कोई मिडिल टर्म उस तरीके का नहीं होता क्योंकि वह इवन है, तो उसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। तो हमारा a प्लस डी, a माइनस डी, और फिर उसके बाद शुरू होती है a प्लस 3d, a माइनस 3d, इस पैटर्न को फॉलो करती है। तो ये हो गया आपका बेसिक नर्व कि आपको टर्म्स को किस तरीके से सिलेक्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको अपनी लाइफ में भी इसके बेसिस पे बहुत सारी चीजें सॉल्व करने के लिए शायद प्रैक्टिकली आपको पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं नोट की, मतलब कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं हम। मान लेते हैं कि हमारी जो 3 टर्म्स हैं, मान लेते हैं कि a, b और c, ये 3 टर्म्स जो है वो AP फॉर्म कर रही हैं। a, b, c आर इन AP। अगर ये a, b, c AP में है तो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस होना चाहिए आपका b माइनस a। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो इक्वल होना चाहिए किसके? c माइनस b के। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म, ये तो कंडीशन होती है आपकी किसी भी टर्म को, किसी भी सीक्वेंस को AP होने के लिए कि उनके जो बीच का डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। अगर ये सेम होना चाहिए तो मतलब कंडीशन क्या हो गई? b माइनस a इट इज इक्वल्स टू c माइनस b। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर b जो है दोनों साइड है, तो अगर b को एक साइड कर दें तो b प्लस b इट इज इक्वल्स टू a प्लस c। तो यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा आपके पास 2b इट इज इक्वल्स टू a प्लस c, और यहाँ से आपके पास हो जाएगा b इज इक्वल्स टू a प्लस c डिवाइडेड बाई 2। मतलब क्या आया आपके पास कि जो b है वो 2 टाइम्स होगी b की वैल्यू मिडिल टर्म की a और c के एडिशन की। अगर आपके पास कोई भी 3 टर्म की AP है
अगर बोला जाए कि ये 3 टर्म्स हैं और ये एपी में है, अगर ये कंडीशन आपको दे दी गई है कि ये तीनों टर्म्स एपी में है, इसका मतलब जो इसकी मिडिल टर्म है बी, सेकेंड टर्म, ये 2 टाइम्स हो जाएगी ए और सी के एडिशन के, या फिर बोल सकते हैं कि बी जो है हाफ होगा ए और सी के एडिशन के। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बी जो है, बी वो अर्थमेटिक मीन होगा किसका, ए एंड सी का। ए एंड सी के बीच का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो होगा आपका बी। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, एवरेज। ए प्लस सी इनको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई 2, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। तो ये कंडीशन है, अगर 3 टर्म्स एपी में है, ए बी सी, तो बी जो है मिडिल टर्म वो अर्थमेटिक मीन होगा ए एंड सी का, मतलब ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। और अगर हमको ये कंडीशन दी गई है कि बी जो है अर्थमेटिक मीन है, इसका मतलब क्या है कि जो भी एपी है, हमारी जो भी सीक्वेंस है, जो 3 टर्म्स है वो एपी में है, मतलब ये इसका रिवर्स भी इसका ट्रू होगा। 3 टर्म्स एपी में है, इफ एंड ओनली इफ वो 3 टर्म्स कब होंगी एपी में, जब उसकी जो मिडिल टर्म है वो अर्थमेटिक मीन होगा ए एंड सी का, मतलब एवरेज है ए एंड सी का। ये है वह एक पॉइंट जो कि आपको नोट करने लायक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब हम करेंगे तो इससे रिलेटेड हर लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, लेवल 1, लेवल 2, जो भी डिफिकल्टी बेसिस पर डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।